Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about the lesson Androcles and the Lion. This lesson is taken from 8th Standard English textbook. So, without wasting any time, we will start our lecture. देखिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and a courteous man called Andros. देखिए क्या कहा है कि long, long ago मतलब बहुत सालों पहले की बात है. There lived a kind, gentle, and courteous man. कि उस समय एक इंसान वहाँ पे रहता था जो कि बहुत दयालु था, काइंड था, जेंटल, जेंटल मतलब कि बहुत नम्र था, एंड कर्टियस मतलब कि उसका जो बर्ताव था वो भी बहुत ही पोलाइट था, और उस व्यक्ति का नाम था एंड्रोक्लेस. सो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड अ कर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोक्लेस. तो एंड्रोक्लेस यह कैसा व्यक्ति था यहाँ पर बताया गया है. वो काइंड था, जेंटल था और कर्टियस था. बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर. लेकिन आगे कहा है कि उसका जो मास्टर था, ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर. क्रूअल मतलब कि बहुत ही क्रूर. तो उसका कोई मास्टर था, मतलब कि एंड्रोक्लेस जो था वह किसी का गुलाम था, और उन दिनों में गुलामों को जो अमीर लोग रहते थे वह अपने घरों में पालते थे. तो इसलिए कहा गया है कि उसका जो मास्टर था वह बहुत ही क्रूअल था. इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज पुअर पीपल एज देयर स्लैव्स. देखिए इसमें कहा गया है कि इन दोज डेज मतलब कि उन दिनों में, किंग्स मतलब कि राजे महाराजे, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन मतलब कि जो बहुत अमीर रिच लोग रहते थे, बहुत पैसे वाले रहते थे, उन सभी लोगों वो सभी लोग वो क्या करते थे कि जो पुअर पीपल होते थे उन लोगों को अपने घरों में, अपने जहाँ कहीं वो रहते हैं, राजा का राजमहल होगा तो वहाँ पर वह गुलामों को, गरीब लोगों को गुलाम बना के अपने घर पे रखते थे. तो एंड्रोक्लेस जो था ऐसे ही किसी एक मास्टर का वो गुलाम था. एंड्रोक्लेस वॉज अ स्लैव मीन्स वो भी एक गुलाम था. द स्लैव्स वे फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स. देखिए नेक्स्ट लाइन में कहा है द स्लैव्स वे फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर, मतलब कि ये जो गुलाम होते थे उनके ऊपर एक प्रेशर रहता था. उन्हें बिना मतलब ज़बरदस्ती से अपने मास्टर के लिए काम करना ही पड़ता था. वो उस काम को ना नहीं कह सकते थे. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम, मतलब कि जो कुछ उनका मास्टर उन्हें कहता था वो सभी काम उन्हें करने पड़ते थे. दे हैड नो फ्रीडम, उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं थी. नो राइट्स, और किसी भी तरह का अधिकार उन्हें नहीं था. इवन वेन दे वे अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लिव हिम. देखिए नेक्स्ट लाइन में कहा है इवन वेन, अगर वो अपने मास्टर से दुखी भी होते थे, इवन वेन दे वे अनहैप्पी मतलब कि नाखुश रहते थे विद देयर मास्टर. समझो किसी मास्टर ने कुछ गलती कर ली उनके मालिक ने, तो भी वो जो गुलाम थे वो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते थे. दे कुड नॉट लिव हिम मतलब कि वह उन्हें अधिकार नहीं दिया गया था. किसी भी कारण को आप आगे करके आप अपने मास्टर को छोड़ के नहीं जा सकते. इस तरह से गुलामों के ऊपर पाबंदी थी. दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउ एवर वीक ही माइट बी. देखिए पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में कहा है दे वेर बाउंड बाय लॉ, मतलब कि ये जो गुलाम थे वह कायदे से बंधे हुए थे, कानून से बंधे हुए थे. दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर, मतलब कि किसी भी कारण को आगे करके आपको आपके मास्टर को नहीं छोड़ना है या आप छोड़ नहीं सकते हो. जो कुछ आपको कहा जाएगा उस सभी का आपको पालन करना है. हाउ एवर विक ही माइट बी, मतलब कि उस समय के जो मास्टर थे, जो मालिक थे गुलामों के, वह कितने दृष्ट थे, वह कितने क्रूर थे, यह यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है.
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एंड्रोक्लेस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विक्ड मास्टर। देखिए आगे के पैराग्राफ में कहा गया है कि जो एंड्रोक्लेस नाम का व्यक्ति जो कि गुलाम था, ही डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? हिज हार्टलेस एंड वीक मास्टर। हार्टलेस मतलब कि निर्दयी, जिसके अंदर दिल नहीं है, जो पत्थर दिल का है ऐसा, और विक मतलब कि बदमाश, क्रूर। तो यहाँ पर एक सवाल आपके लिए निर्माण हो सकता है कि हाउ वाज द एंड्रोक्लेस मास्टर, मतलब कि एंड्रोक्लेस का जो मास्टर था वो कैसा था? तो द एंड्रोक्लेस मास्टर वाज हार्टलेस एंड वीक। तो एंड्रोक्लेस को उसका मास्टर बिल्कुल ही पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? तो कहा गया कि ही वॉज हार्टलेस एंड वीक। हिज मास्टर स्टाव हिज स्लेव्स एंड ऑफन विफ देम। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हिज मास्टर मतलब कि एंड्रोक्लेस का जो मास्टर था, स्टाव हिज स्लेव्स, वह अपने गुलामों को भूखा रखता था। स्टाव करना मतलब कि खाने पीने के लिए न देना, तो उन्हें वो भूखा रखता था। एंड ऑफन व्हिप देम, व्हिप का मीनिंग होता है बीट करना, मारना, पीटना। तो पहली बात तो उन्हें खाने के लिए नहीं देता था और ऊपर से उनको मारता था। ये सब उनकी मतलब जो बुरी आदतें थी, इसके कारण एंड्रोक्लेस को उसका मास्टर बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। एंड्रोक्लेस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर दैन सर्विंग सच अ मास्टर। देखिए और आगे कहा है कि एंड्रोक्लेस ऐसे सोचता था कि एक बार इस मास्टर से अधिक तो मुझे मृत्यु अच्छी लगती है। मतलब कि अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे कहा जाएगा कि डेथ इज़ बेटर दैन सच अ मास्टर। ऐसे मालिक से तो मृत्यु अच्छी है, ऐसे उसके विचार बन गए थे। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए तो ये सब इस तरह के उसके विचार अपने मास्टर के प्रति बन गए थे। वह अपने गुलामों के ऊपर अत्याचार करता था, उन्हें खाने के लिए नहीं देता था, उन्हें पीटता था। तो ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, इसीलिए वह एक सुनहरे अवसर के तलाश में था। वो वेट कर रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा। अभी कौन सा मौका? एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। और आगे कहा है एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, जैसे ही उसे पहला मौका मिलेगा, ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। मतलब कि वह इस मास्टर से जिसके अंदर बिल्कुल ही दया नहीं है, जो बहुत ही बदमाश है, बहुत ही क्रूर है, वहाँ से वो भाग जाएगा, वहाँ से वो चला जाएगा। इस तरह के मौके की तलाश में अभी वो था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ अल्दो एंड्रोक्लेस हैड दस रन अवे ही वॉज नॉट अ कावर्ड। देखिए नेक्स्ट लाइन में कहा है, अल्दो एंड्रोक्लेस हैड दस रन अवे, कि इस तरह से एंड्रोक्लेस जब भाग जाता था तो ही वॉज नॉट अ कावर्ड, कि मतलब वो भागता भी था वहाँ से तो वो क्या नहीं कहलाता था? ही वॉज नॉट अ कावर्ड। कावर्ड मतलब कि डरपोक व्यक्ति। तो भागने वाले को डरपोक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी के गुलामी के शिकंजे को तोड़ के वहाँ से भाग जाना, अपने आप को कहीं सेफ जगह ले जाना, यह डरपोक की निशानी नहीं थी। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। देखिए तो इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है, although Androcles at the run away he was not a coward, he took shelter in a forest, he was no afraid of the wild beast that roam the forest। देखिए तो जैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है अपने मास्टर को छोड़ के, तो ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। वो कहाँ रहता है? शेल्टर मतलब आश्रय लेना, किसी का सहारा लेना। तो सबसे पहले अभी उसके पास तो रहने की जगह है नहीं कि कहीं पर उसका घर है और उसके फैमिली मेम्बर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसी बात है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, वह किसी जंगल में आश्रय लेता है, वहाँ पे जाके रहता है। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बिस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट। अभी वाइल्ड बिस्ट मतलब होता है वाइल्ड एनिमल। तो इस लाइन में कहा है ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो नहीं डरता था, ऑफ द वाइल्ड बिस्ट, जो कि जंगल में चारों ओर घूमते रहते थे, सुबह शाम दिन रात, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो ऐसे जंगली जानवरों से वो बिल्कुल ही नहीं डरता था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। और देखिए जैसे हम लोग
छत के नीचे रहते हैं, हमें घर चाहिए, घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं, जैसे कि सोने के लिए बेड होगा, बैठने के लिए सोफा होगा, तो उस तरह से कोई भी चीज़ें उसके पास नहीं थी। मतलब कहा है ही डिड नॉट माइंड, उसे बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता था किस चीज़ का। ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, मतलब उसके सर पे कोई छत नहीं था, और जो जंगल था पूरा खुला था, कभी भी कोई भी जंगली जानवर उसके ऊपर अटैक कर सकता था, और इस चीज़ से उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेयर एवर ही विश। देखिए, और आगे कहा है ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ही खुश था। वाई ही वॉज हैप्पी? बिकॉज ही वॉज फ्री लाइक अ बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी की तरह अभी मस्त मौला था, वो फ्री था, उसके ऊपर किसी का भी बर्डन नहीं था, और वो किसी का गुलाम नहीं था। अब वो जहाँ चाहे वो जा सकता था, उसके मर्जी से जो कुछ उसे मिले वो खा सकता था। अभी उसे अपने मास्टर की मार नहीं पड़ती थी, उसके ऊपर पाबंदियाँ नहीं थी, तो अभी वो फ्री लाइफ महसूस कर रहा था, जिसके कारण कहा है कि वो बहुत ही खुश था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वन डे एज ही वॉज वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट ही सडनली केम फेस टू फेस विथ लायन। देखिए, आगे कहा है कि एक दिन वेन ही वॉज वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में घूम रहा था, भटक रहा था, एट दैट टाइम ही सडनली केम फेस टू फेस विथ लायन, मतलब कि अचानक उसने अपने सामने एक शेर को देखा। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली। अभी जैसे ही उसने शेर को देखा, वॉट वॉज हिज फर्स्ट रिएक्शन? हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न अराउंड, मतलब कि पहली रिएक्शन, पहली उसकी प्रतिक्रिया थी कि वहाँ से मुड़ जाऊँ, एंड फ्ली, फ्ली मतलब कि वहाँ से भाग जाऊँ। तो यह सबसे पहले उसकी रिएक्शन थी कि वहाँ से मुझे टर्न करना है और वहाँ से भाग जाना है। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो वहाँ से भाग नहीं गया। क्यों भाग नहीं गया? तो आगे की लाइन में कहा है बट देन ही सॉ, लेकिन बाद में उसने देखा दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। अभी किसी व्यक्ति को देखने के बावजूद भी अगर लायन वहाँ से मूव नहीं करता है, हिलता नहीं है, उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, तो आपको वहाँ से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार उसके मन में आया। इट नीदर ग्राउल नॉर रोड। देखिए, लॉयन वहाँ से हिल नहीं रहा था। इट नीदर ग्रोल, ना ही वो वहाँ से ग्रोल करना मतलब कि गुर्रा रहा था, नॉर रोड, और ना ही वो वहाँ से रोर करना मतलब कि जो शेर की गर्जना होती है, इस तरह से कोई भी वो मूवमेंट नहीं कर रहा था। इन फैक्ट इट लुक एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन अ ग्रेट पेन। लेकिन आगे की लाइन में कहा है, मतलब कि इन फैक्ट वस्तु स्थिति ये थी, इट लुक एट हिम, और जो शेर था वो एंड्रोक्लेस की तरफ देख रहा था। ही वॉज लुकिंग एट हिम, किस तरह से? पिटियसली। पिटियसली मतलब यहाँ पर कहा है इन अ पिटियस मैनर, मतलब कि बहुत ही जैसे जिसको हेल्प की आवश्यकता होती है, तो जब हेल्प की आवश्यकता होती है तो किसी व्यक्ति का मुंह, उसके गेस्चर्स किस तरह से रहते हैं हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उसके गेस्चर्स थे, बिल्कुल ही क्रूरता उस लॉयन के फेस पर नहीं दिख रही थी। एज इट वॉज इन अ ग्रेट पेन, और उसे देख के ऐसे लग रहा था कि यह बहुत बड़े संकट में, दुख से घिरा हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहती है, एंड्रोक्लेस पॉज। तो ये सब देख के एंड्रोक्लेस वहां से भागा नहीं, वो वहां पे रुका रहा। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप। और जब उसने ये सब मुआवजा किया कि हाँ शायद ये लायन जो है किसी समस्या से घिरा हुआ है, देन ही मूव वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन, मतलब कि ही वेंट टू द लायन स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि बहुत ही सावधानी के साथ। कॉशियसली का मीनिंग होता है बहुत ही केयरफुली, तो वो सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ा के उस लायन की तरफ गया। द लायन मोन एंड विम्पर्ड। देखिए, द लायन मोन, मोन करना मतलब कि दर्द से कराहना, तो दर्द से कराह रहा था, जैसे कि छोटा बच्चा उसको मार पीट दिया जाए तो रोता है, और जैसे सिसक सिसक के रोता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो लायन था वह
अपने दर्द से दुख से करा रहा था, एंड विम्पर्ड, विम्पर्ड मतलब भी वही होता है अपने दर्द से रोना, कराना, चीखना। और क्या करा रहा था, प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से। अभी एंड्रोक्लेस कहता है कि मुझे ऐसे लगता था कि उसकी आंखें बोल रही थी, क्या बोल रही थी, प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद करो। अभी लायन तो बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा है प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से, लायन की आंखें, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बता रही थी कि मुझे सहायता करो। तो यह एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। देखिए आगे क्या कहा है, व्हेन एंड्रोक्लेस ड्रीव नियर द लायन लोअर्ड इट्स हेड एंड बिगन टू लिक इट्स पॉ। जैसे ही एंड्रोक्लेस उस लायन के करीब गया, व्हेन एंड्रोक्लेस ड्रीव नियर, अपने आप को वह उसके करीब लेके गया, एट दैट टाइम द लायन लोअर्ड इट्स हेड, उसने अपना सिर झुकाया, एंड बिगन टू लिक इट्स पॉ, और वह अपने जो पंजा होता है, जैसे कि अपने टोज होते हैं पैरों के, वैसे उसका जो पॉस था उस पॉ को वो चाटने लगा। Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. देखिए, तो मतलब कि वो जो लायन था वह एंड्रोक्लेस को इशारा कर रहा था, और इशारा करने के लिए उसने अपने पॉ को चाटना शुरू किया था। सो द एंड्रोक्लेस सॉ दैट, एंड्रोक्लेस ने देखा, क्या देखा, द लायंस पॉ वाज वुंडेड, उसका जो पॉ था वो बहुत ही गंभीर अवस्था में था, उसे जख्म हुई थी। सोवर एंड सॉलन, सोवर मतलब वो दर्द दे रहा था, वो सूज गया था, मतलब कि जैसे कि हमें कोई ज़ख्म होती है तो उसमें से खून निकलेगा, वो सूज जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी ही अवस्था यहाँ पर उस लायन के पैर की थी। देखिए आगे क्या कहा गया है, ऑन अ क्लोजर लुक एंड्रोक्लेस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स वन ऑफ द लायंस टोज, सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लेस। देखिए ऑन अ क्लोजर लुक, जब करीब से देखा, जब उस शेर की जख्म को एंड्रोक्लेस ने करीब से देखा, ही नोटिस दैट, उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, अ बिग थॉर्न मतलब कि एक बहुत बड़ा कांटा, उस कांटे ने क्या किया था, अ बिग थॉर्न हैड पियर्स, पियर्स करना मतलब पार करना, वन ऑफ द लायंस टोज, मतलब कि उसके पैरों की जो फिंगर्स ये थे, टोज थे, उस टोज को उसने छेद दिया था। तो उसी कारण उस शेर के उस टोज में से खून निकल रहा था, वहाँ पर जख्म हो गई थी, वो सूज गया था। तो यही सब कारण था जिसके कारण वो बहुत ही दुखी था और दुख महसूस कर रहा था। सो दिस इज द कॉज ऑफ लायंस डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब कि ट्रबल। तो यही कारण था कि जिसके कारण वह जो शेर बहुत ही भयभीत दिखाई दे रहा था, बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था, बहुत ही नाराज़, और जब उसे देखा गया एंड्रोक्लेस के द्वारा तो उसे नाराज़ लगा। तो उसके नाराज़गी का, उसके दुख का कारण वही था क्योंकि उसके पैरों के एक उंगली में कांटा चुभा हुआ था, और उस कांटे ने उसे पूरा खून से लथपथ कर दिया था। थॉट एंड्रोक्लेस, तो ये सब विचार एंड्रोक्लेस के मन में आए। सुमोनिंग अप ऑल द करेज, अभी देखिए सुमोनिंग अप ऑल द करेज मतलब कि मस्टर अप करेज, पूरे शूरता के साथ पूरी हिम्मत जुटा के एंड्रोक्लेस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। स्ट्रेच करना मतलब कि फैलाना। तो अभी शेर के पैर में कांटा चुभा हुआ है, और तरह तरह के विचार उस कांटा निकालने वाले व्यक्ति के मन में आए होंगे कि जैसे मैं कांटा निकालूंगा ये जो लायन है मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करेगा। तो इतना सब कुछ सोचने के बाद भी पूरी हिम्मत को जुटाते हुए एंड्रोक्लेस ने अपने हाथों को उस जख्मी शेर के पैर के तरफ उसने फैलाया। He was afraid that the lion would attack him if he touched his swallowing paw. अभी देखिए he was afraid, वो तो उसे डर भी लग रहा था किस बात का, कि जैसे मैं इसका कांटा निकाल दूं ये मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करेगा। बट द लायन seemed to understand his good intention.
लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो जो लायन था वह इस भले आदमी के भले पर्पस को, उसके इंटेंशन को जान गया था, और ऐसे लग रहा था कि शायद ये मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है। एंड्रोक्लेस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, मतलब कि एंड्रोक्लेस ने उस शेर का जो पॉ था जहाँ पर जख्म लगी थी उसे अपने बाएं हाथ में लिया। डेफ्टली ही पुल आउट द थॉर्न, डेफ्टली मतलब कि क्विकली एंड स्किलफुली, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही जल्द उसने उस शेर के पैरों में जो काटा चुभा हुआ था उसको क्या किया, पुल आउट किया। पुल आउट किया मतलब उसे बाहर निकाला। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, फिर उसने अपने ही एक कपड़े को फाड़ा। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड फॉर, और उस जिस कपड़े को उन्होंने फाड़ा था उस कपड़े से उन्होंने उस शेर की उस जख्म को, जहाँ से वो कांटा निकाला वहाँ से खून निकल रहा होगा, तो उस जख्म को उन्होंने क्या किया, बाउंड अप किया, मतलब उसे अच्छी तरीके से बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रैटिट्यूड, और जैसे ही शेर के पैर में से उस कांटे को निकाला गया तो वो जो शेर था वह अपनी कृतज्ञता वहाँ पर महसूस कर रहा था उस व्यक्ति के प्रति, उस एंड्रोक्लेस के प्रति जिसने उस कांटे को निकाला था, और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उस शेर ने क्या किया, उस एंड्रोक्लेस के आर्म को चाटना शुरू किया। एंड्रोक्लेस रिमेन विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, अभी एंड्रोक्लेस वहीं पे खड़ा रहा कि जब तक ये शेर यहाँ से चल के नहीं जाता है, तो इंतज़ार कर रहा था कि अभी इसका कांटा तो निकल गया, अभी यहाँ से चला जाएगा। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, देखिए मतलब कि वो क्या करता था कि अभी एंड्रोक्लेस वहाँ से एंड्रोक्लेस जंगल में जाके हंट करके लाता था, शिकार करके लाता था, खाने के लिए कुछ ले आता था और वो भी खाता था। और वो जो हेल्पलेस बीस्ट था, मतलब कि असहाय प्राणी जो कि कुछ शिकार करने में अभी भी नाकामयाब था, उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी क्योंकि वो अभी भी जख्मी था, तो उस जख्मी शेर को भी वह खिलाता था। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस ऊन, तो प्रतिदिन एंड्रोक्लेस का काम क्या था कि उसको खाने के लिए कुछ लेके आना, शिकार करके लाना, और साथ ही साथ वह उसकी उस जख्म को ड्रेस करता था। ड्रेसिंग करते हैं ना उस तरीके से, पहली पट्टी निकालना, उसके ऊपर उस जख्म को क्लीन करना, फिर दूसरी पट्टी बांध देना, तो यही काम एंड्रोक्लेस, जैसे किसी घर परिवार के मेंबर की हम केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही केयर यहाँ पर एंड्रोक्लेस के द्वारा लायन की जा रही थी। सुन द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, तो बहुत ही जल्दी अभी लायन जो था ठीक हो गया, उसका पैर ठीक हो गया। मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लेस वेयर एवर ही वेंट, और फिर जहाँ जहाँ एंड्रोक्लेस जंगल में जाता था वहाँ वहाँ वह शेर उसके पीछे पीछे ही जाता था, उसे फॉलो करता था। सो in this video we clear the first part of this story, the remaining part we will learn in the next video. So take care and thank you so much.